अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है मखसूस नशिस्तें, इसके लिए फुल कोर्ट तश्कील दे दिया गया है। प्रोग्राम के पहले से में इस हवाले से हम बात करेंगे कि हुकूमत की 2/3 अक्सरियत मुकम्मल तौर पे अब खत्म होने जा रही है। इसके बाद हम गुफ्तगू करेंगे कि क्या इस्लामाबाद की नशिस्तें नून लीग के हाथ से निकलने जा रही हैं। यकतरफा फैसला सुना दिया जाएगा, ट्रिब्यूनल ने कह दिया है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इस पर बात होगी। आखिर में मुल्क में मसाइल का अंबार है, लेकिन जो पीएमएलएन की हुकूमत है लगता है उसका फोकस सिर्फ एक ही है कि सोशल मीडिया के ऊपर फिलहाल दबाव बढ़ाया जाए। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इस पर बात होगी। आगाज करते हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल खसूस नशिस्तों के हवाले से बड़ी पेशरफ्त हुई है। एक फुल कोर्ट तश्कील दे दिया गया है इस केस की सुनवाई के लिए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 13 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट तश्कील दिया गया है। जराये के मुताबिक 13 रुकनी फुल कोर्ट बेंच की सरबराही चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा खुद करेंगे और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरखास्त पर समाअत 3 जून पीर के रोज होगी। जराये के मुताबिक जस्टिस मुसरत हलाली साहिबा जो हैं वो दिल की तकलीफ के बायस फुल कोर्ट बेंच में शामिल नहीं है। ये केस यहां तक पहुंचा कैसे है, इस पूरे दौरानिये में क्या क्या कब क्या हुआ, क्विकली एक इस पे हम आपकी नजर दौड़ाते हैं। 4 मार्च 2024 को इलेक्शन कमीशन ने आइन के आर्टिकल 53 और इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 104 के तहत सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें अलॉट करने की दरखास्त 4-1 से मुस्तरद कर दी। 4 मार्च 2024 को ही इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में करार दिया था कि मखसूस नशिस्तें खाली नहीं रहेंगी, बल्कि मुतनासिब नुमाइंदगी के तरीके से सियासी जमातों में तकसीम की जाएंगी। 14 मार्च को हम बात देखते हैं कि पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को 5-0 की अक्सरियत से बरकरार रखते हुए हुक्म जारी किया था कि इलेक्शन कमीशन का सियासी जमातों में मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट का फैसला आइन के आर्टिकल 51 के मुताबिक है। उसके बाद हम देखते हैं कि 6 मई आ जाती है। 6 मई को जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को मुअत्तल करके मुकदमा फुल कोर्ट की तश्कील के लिए कमेटी के सामने रखने की हिदायत कर दी थी। 13 मई को इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब होने वाले 77 कानून साजों की रुकनियत की मुअत्तली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। मखसूस नशिस्तों पर जाहिर सी बात है एक सियासत होनी है। हुकूमत ने जिस तरह से खींचतान के 2/3 अक्सरियत बनाई है उसमें इन मखसूस नशिस्तों का बड़ा हाथ है। सो वजीर कानून की जाहिर सी बात है इस पर पोजीशन वही है जो एक सियासी पोजीशन है, हुकूमत की पोजीशन है कि ये नशिस्तें उनकी हैं जो कि ऐवान के अंदर मौजूद हैं। उस नशिस्तें सिर्फ उन सियासी जमातों को मिलेगी जिन सियासी जमातों की नंबर 1 पार्लियामेंट्री प्रेजेंस है, यानी वो जीत के इलेक्शन असेंबलियों में आए हैं, और जिन सियासी जमातों ने मुकर्ररा वक्त पे उम्मीदवारान की फहरिस्तें जारी की, उन्हें टिकट्स जारी की और उनके कैंडिडेट्स ने इलेक्शन कमीशन में रिटर्निंग ऑफिसर्स के पास अपने कागजात नामजदगी जमा करवा रखे हैं। ये मखसूस नशिस्तें मिलनी किसे चाहिए हैं? वजीर कानून कुछ और कह रहे हैं, लेकिन इनकी अपनी जमात में और उनके जो कुछ साबिक जमात से मुंसलिक लोग हैं उनका ख्याल मुख्तलिफ है। उनका ख्याल है कि ये नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल / तहरीक इंसाफ को मिलनी चाहिए हैं। जाती तौर पर राय दे रहा हूं कि उनको सीटें मिलनी चाहिए। पीआई की रिजर्व सीट्स बनती हैं, स्पेशलाइज्ड सीट्स, उनका हक है, उनको मिलना चाहिए। दैट शुड नॉट बी डिप्राइव्ड। आप जो दरवाजा खटखटा के गए हैं कि हेलो ये सीटें हमें दे दो, मैं ये कहता हूं कि हमें नहीं जाना चाहिए। लॉ के अंदर ये सीटें हमें नहीं मिल सकती। मखसूस नशिस्तों के ऊपर जो माहिरीन हैं, जो कि एक्सपर्ट हैं इस फील्ड के, वो क्या समझते हैं? पिलडैट क्या समझता है? पैफिन क्या समझता है? साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन क्या समझते हैं कि ये नशिस्तें किसके पास जानी चाहिए? जरा ये भी सुनिए। रिजर्व सीटों का तकाजा बहसियत पीटीआई के किया जाना चाहिए था और वो उनको मिलना चाहिए था। मेरे नजदीक कानूनी तौर पे, आईनी तौर पे, अखलाकी तौर पे ये उनका हक था और उनको मिलना चाहिए था। जब ये तमाम नशिस्तें जो हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिल जाएंगी, जिनका दावा है 78 का, तो 78 तो सीटें को मिलने का तो इम्कान नहीं है, लेकिन तकरीबन 26 सीटें जो हैं कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के कोटे के मुताबिक उन्हें मिल जाएगी। बहुत नशिस्तें तो ये इन जमातों के अंदर तकसीम हो ही नहीं सकती। 51 आर्टिकल में लिखा हुआ है कि जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं और जो उनके उम्मीदवार दूसरे जीते हैं या जिन आजाद उम्मीदवारों ने उस पार्टी को ज्वाइन किया है, वो नशिस्तें उन तमाम जमातों के अंदर जो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली में मौजूद है उनके दरमियान ही तकसीम होगी। सो इन नशिस्तों का स्टेटस हो गया का तहरीक इंसाफ के हवाले से जो उनकी सोशल मीडिया टीम की तरफ से ट्वीट्स की जा रही हैं, उसके नतीजे में एक और ट्विस्ट है।
अब मजीद केसेस कायम किए जाने लगे हैं बानी पीटीआई के बारे में। अब ये जो पीटीआई की जानिब से ट्वीट्स की जाती हैं, ये कौन कर रहा है? क्या इमरान खान साहब की इमा पर ऐसा हो रहा है? इसमें भी पीटीआई की राय तकसीम शुदा है। रऊफ हसन साहब, अली मोहम्मद खान साहब, वो ये समझते हैं कि ये इमरान खान साहब की मर्जी से नहीं हो रहा, ये उन्होंने नहीं देखी हुई ट्वीट्स। जरा सुनिए। जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है वो आइंदा से नहीं होगी, और इमरान खान साहब की कोई भी चीज आइंदा से अगर ट्वीट होगी वो तब होगी जब इमरान खान साहब की 100% नॉलेज में ले आया जाए। खान साहब ने ये वीडियो बना के अपलोड की है, जाहिर है खान साहब ने ये वीडियो तो जेल में है, उन्होंने कैसे वीडियो अपलोड करनी बनानी है? अप्रूवल से अपलोड हुई है। आई डोंट थिंक सो। सब जानते हैं कि इमरान खान पीटीआई उनका अपना ट्विटर अकाउंट है। अगर उनका अपना भी है तो वो इसको ऑपरेट नहीं कर रहे हैं इस वक्त। देखिए वो जेल कौन ऑपरेट कर रहा है? सोशल मीडिया मेरी एम्बिट में आता ही नहीं है, तो आई डोंट हैंडल इट। सो दैट्स एन इंडिपेंडेंट यूनिट, जो कि पाकिस्तान के बाहर से ऑपरेट होता है। जैन कुरैशी साहब, उनका ऑन द रिकॉर्ड ये बयान है, वो कहते हैं कि जो कुछ भी वहां अपलोड होता है तहरीक इंसाफ के सरबराह की मर्जी और मंशा से होता है। बात नहीं है कि खान साहब के अकाउंट को कोई बाहर से कर रहा है या कोई और हो रहा है। इसलिए इमरान खान साहब जो है पाबंद सलासिल है, और वो अपना अकाउंट खुद तो नहीं मतलब कर सकते, पार्टी को करना पड़ता है, और पार्टी ही खान साहब की ट्वीट्स करती है, उनकी अप्रूवल से करती है और उनकी एंडोर्समेंट से करती है। इसमें ऐसी कोई दो राय नहीं है। इस हवाले से बात करेंगे, ब्रेक पर जाते हैं। जब वापस आएंगे तो हामिद खान साहब हमारे साथ होंगे। तहरीक इंसाफ की कानूनी स्ट्रैटेजी है क्या, ये फुल कोर्ट की तश्कील के बारे में उनका मौकफ क्या है, और साथ साथ ये जो नया कानूनी एक पहलू आ रहा है जिसमें एफआई की जानिब से मजीद केसेस कायम किए जा रहे हैं, हामिद खान साहब से इस पर राय लेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेंटर हामिद खान साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया खान साहब ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो आज जो फुल कोर्ट बेंच की तश्कील हुई है, इससे तहरीक इंसाफ जो है फुल कोर्ट की तश्कील से मुतमिन है। इस पर आपका पार्टी का मौकफ क्या है? नहीं, पार्टी का मौकफ तो यही है कि सुप्रीम कोर्ट इस केस को सुने और इस पर जो फैसला इनके मुताबिक बनता है वो से। क्योंकि 3 जजेस के बेंच ने ये कहा था आखिर में कि इस केस को हम लार्जर बेंच के लिए रेफर कर रहे हैं कमेटी को। तो फिर कमेटी की स्वाबदीद है कि वो 5 जजेस का लार्जर बेंच बनाते या ज्यादा का। तो उन्होंने बहरहाल 13 जजेस का जो है फुल कोर्ट बेंच बना दिया है। तो ठीक है, मुनासिब है। सो चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में इस बेंच के ऊपर आप लोगों को कोई एतराज नहीं है? देखिए, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सारा मामला जो है, जितने भी जजेस इस केस को सुनेंगे वो बिल्कुल हर किस्म के भी तासुबात और हर किस्म की भी सोच से बुलंदतर होकर इंसाफ के लिए फैसला करेंगे। सही है, क्योंकि सर इससे पहले 2021 में गालिबन आप भी जो थे पिटीशन लेकर गए थे कि ऐसे मामलात से अलहदा हो जाना चाहिए है। तो अब मौकफ अब ठीक है, मतलब अब कोई एतराज नहीं है आपको? मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि आपकी प्रीवियस पोजीशन तहरीक इंसाफ की ये रह चुकी है। देखिए, वो उसके कुछ और हकायक थे उस वक्त 2021 में, जब चीफ जस्टिस जो गुलजार साहब थे, वो उसका थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट और था। लेकिन ये आज के मामला जो है बिल्कुल मुख्तलिफ है। फिर फुल कोर्ट जब बैठती है तो फिर वो मामला जो है फिर इंडिविजुअल जजेस पर नहीं होता, बल्कि एक कलेक्टिव कोर्ट जजमेंट देती है। सही, ठीक है। सो आप इस फैसले से मुतमईन है, अगर हम ये समझे। कल अदालत के अंदर जब गुफ्तगू हो रही थी तो वहां पर 2 पिटिशनों का जिक्र किया इमरान खान साहब ने, एक वो 9 मई की और 8 फरवरी की। तो उस वक्त चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आपकी लीगल टीम वो सब कुछ देख रही है। तो सर उन पिटिशंस के अभी क्या स्टेटस है? देखिए, वो पिटिशन जो है वो अभी तक पेंडिंग है और अभी तक उनको फिक्स नहीं किया गया। यानी जो 9 मई वाली पिटीशन थी वो मैंने 25 मई को फाइल की है इमरान खान साहब की तरफ से, और इसी तरह इस साल 8 फरवरी वाले जो वाकयात हैं, जो इलेक्शन कराया गया उससे उनके नताइज तब्दील किए गए हैं, उसकी भी पिटीशन मैंने खान साहब की तरफ से फाइल की हुई है। वो मार्च के शुरू से पेंडिंग है। तो अभी तक तकरीबन 3 माह के करीब हो गए, वो भी नहीं लगाई। तो हमें इस बात में तशवीश भी है और हमारा ये मुतालबा भी है इन दोनों पिटीशन को लाया जाए, सुना जाए। सर, अभी तक की जो लीगल टीम की कारकर्दगी, क्योंकि आप बड़े एक्टिवली इन्वॉल्व हैं, उससे, उसकी पेस से, उसकी तरीकेकार से आप मुतमिन हैं जिस तरह के केसेस आगे बढ़े हैं? देखिए, हमारी लीगल टीम, हमारे जो वकला हैं, वो तो अपनी पूरी कोशिश और काविश कर रहे हैं
اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل جانبداری سے اپنا فرائض انجام دے رہے ہیں. اب یہ عدالتی معاملے کو لٹکائے چلے جائے تو اس کا کیا کیا جا سکتا ہے؟ مثال کے طور پر سائفر والا کیس ہے، اس میں ہمارے وکیل صاحب ہے سلمان صفدر صاحب، انہوں نے 15-20 پیشیوں پر پورا کیس بحث کیے ہے اور ان کو بارہا سوال پوچھ کے معاملات کو لٹکائے جاتے رہے ہیں. تو وہ عدالتیں بعض اوقات معاملات کو کنکلوڈ نہیں کرتی تو اس میں وکیل کا کوئی قصور نہیں. صحیح. اچھا، ایک اور قانونی جو کمپلیکیشن ہے آپ کے لیے بڑھتا جا رہا ہے کام، یہ جو آپ کے سوشل میڈیا تھا تحریک انصاف کا، ادھر سے ایک ویڈیو ٹویٹ ہوئی اور اس کے بعد حکومت اب FIA کا کیس، تو شاید وہ اس سے زیادہ سنگین کیس کی طرف جائے یہ ساری بات چیت. تو یہ سمجھتے ہیں آپ کے لیے کوئی تشویشناک بات ہے؟ یہ کیس سنگین ہے، اس میں خطرہ ہو سکتا ہے بانی PTI کے لیے؟ دیکھیے، اس بات کو اصل میں کوئی اور رنگ دیا جا رہا ہے. وہ جو بانی PTI یعنی عمران خان صاحب کی جو ٹویٹ ہے، اس میں صرف جو بات انہوں نے کہی ہے اس کو صحیح پس منظر میں دیکھا جائے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب کبھی بھی انتخابات کے نتائج کو قبول نہ کیا جائے اور اقتدار کی منتقلی اس نتائج کے مطابق نہیں ہوتی، اس کے بھیانک نتائج ہوتے ہیں. اس حوالے سے انہوں نے مثال دی ہے 1971 کے واقعات کی اور مشرقی پاکستان کا جو ہم سے علیحدگی ہوئی ہے، جو ہم پر ایک بہت بڑا سانحہ گزرا ہے، اس کو اس حوالے سے انہوں نے اس کا ذکر کیا. یہ نہیں کہ وہ کسی کو اکسا رہے ہیں کہ ملک کو خدا نخواستہ کوئی نقصان پہنچایا جائے، اس کی سالمیت میں کوئی فرق آئے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن لگ یہ رہا ہے کہ وہ قوتیں جو خان صاحب کو وہ ہر طرح سے وکٹمائز کرنے پر تلی ہوئی ہے، وہ ان کے ہر ٹویٹ کو یا ہر بیان کو توڑ موڑ کے کوشش کرتی ہے کہ ان کو کسی نہ کسی طرح نئے مقدمات میں الجھایا جائے. تو سر یہ بات ہرگز نہیں. وہ جو ٹویٹ ہوئی ہے، آپ کی پوری پارٹی اس ٹویٹ کو بھی انڈورس کرتی ہے؟ کیا وہ ٹویٹ کے ساتھ آپ لوگ بطور پارٹی کھڑے ہیں؟ دیکھیے، میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا ہے جی سر، اس کا اصل معنی اور اصل مقصد اور اصل مطلب کیا تھا. صحیح. اور اس مطلب کے ساتھ آپ کھڑے ہیں. اچھا، ایشو یہ کہ کچھ لوگوں نے اس سے ڈسٹینس کیا ہے، جیسے علی محمد خان صاحب نے کہا کہ خان صاحب خود ٹویٹ نہیں کرتے، آئندہ جو بھی ٹویٹ ہوگی ان کی مرضی سے ہوگا. رؤف حسن صاحب نے کہا کہ باہر سے جو سوشل میڈیا ٹیم ہے اس نے ٹویٹ کی ہے. تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے پارٹی کے اندر سے کچھ لوگ ڈسٹینس کر رہے ہیں اس کے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خان صاحب کی مرضی سے ہوا ہے، خان صاحب کی مرضی سے نہیں ہوا. آپ چونکہ ملاقاتیں کرتے ہیں، آپ کا خیال ہے یہ خان صاحب کی مرضی سے سوشل میڈیا چلتا ہے، یہ وہ اسٹریٹجی بناتے ہیں اس پہ؟ نہیں، میں ایکچولی سوشل میڈیا کے معاملات سے میں کبھی بھی میرا کوئی تعلق نہیں رہا براہ راست، تو میں کچھ اس معاملے میں کوئی حتمی بات نہیں کہنا چاہتا. لیکن میں نے جو بات سمجھ سکا ہوں جو ٹویٹ میں ہے وہ آیا ڈائریکٹلی ان کی طرف سے ہے یا ان کے ٹیم کی طرف سے ہے. وہ بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ اس میں ہرگز یہ مقصد اور یہ میسج نہیں ہے کہ ملک کی سالمیت کو نقصان پہنچایا جائے. یہ نہ PTI کی پالیسی ہے. ہم محب وطن لوگ ہیں، PTI محب وطن پارٹی ہے. اس قسم کی کوئی معنی اس سے نہیں لیا جا سکتا. سر، لیکن حکومت اس پہ کیس بنانے پہ تلی ہوئی ہے. اب ایشو یہ ہے کہ یہ اسٹیبلش کرنا ہوگا کہ خان صاحب کی مرضی سے ٹویٹ ہوئی یا نہیں ہوئی. تو قانونی طور پہ اسٹیبلش کرنا ہوگا، شاید ایک پلازیبل ڈینائبلٹی بھی ہو کیونکہ وہ جیل کے اندر ہیں، ٹویٹر ہینڈلز ہیں تو ان کے پاس نہیں ہوں گے. تو پھر یہ اسٹیبلش کرنا ہوگا پہلے کہ یہ عمران خان صاحب کی مرضی سے ہی ٹویٹ ہو رہی ہے. یہ قانونی طور پہ یہ آپ کا چیلنج ہوگا. ظاہر ہے جب یہ معاملہ آئے گا کیونکہ جب تک یہ معاملات وضاحت سامنے آتے ہیں پھر اس کے مطابق کیس میں اپنا موقف لیا جاتا. اس وقت تو کوئی بات ہم حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے کیونکہ سر یہ باقاعدہ یہ ایک جو پورا معاملہ ہے اس کے اندر رائے سپلٹ ہے. کیا یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ کسی ایشو کے اوپر جو بھی تحریک انصاف کے سوشل میڈیا سے ٹویٹ ہوگا وہ عمران خان صاحب کی مرضی سے ہی ہوگا؟ یہ ہم یہ ضروری نہیں. تو سر اگر ان کے نام سے ٹویٹر ہینڈل ہو اور اس سے ٹویٹ ہو تو اس کی ذمہ داری کیا خان صاحب کے اوپر جائے گی کیونکہ ان کے نام کا وہ ٹویٹر اکاؤنٹ ہے؟
میں بھی، لیکن بات یہ ہے کہ وہ تو جیل میں ہے، ان کے ساتھ ایک بڑی ہی جو ہے محدود قسم کا لوگ انٹریکشن ہے، لہذا اس بارے میں کوئی بات حتمی طور پر نہیں کہتا. ٹھیک ہے سر، کیا کوئی مس کمیونیکیشن کی بھی گنجائش ہے؟ کیونکہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ 4 لوگ ملتے ہیں خان صاحب سے، وہ مختلف جب باہر آتے ہیں تو وہ یہ گانگت نہیں ہوتی موقف کے اندر، تو یہ کوئی مس کمیونیکیشن کا بھی ہے معاملہ یہاں پہ؟ یہ ممکن ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جن حالات میں اور جس انداز سے ملاقاتیں کی اجازت ملتی ہے، ہر چیز تو لے لی جاتی ہے. آپ کاغذ کا ٹکڑا لے کے نہیں اندر جا سکتے، نہ ہی آپ کوئی قلم لے کے اندر جا سکتے ہیں. لہذا اگر کوئی بات ہوتی بھی ہے خان صاحب سے تو وہ مناسب طور پر آپ نوٹ نہیں کر سکتے کاغذ کے ٹکڑے پر، تو اس لیے بھی بڑی ساری مس انڈرسٹینڈنگس ہوتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جن حالات میں ملاقات ہوتی ہے اور ارد گرد جو کچھ بھی وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں لوگ انٹیلیجنس کے یا دوسرے، وہاں بات صحیح معنی میں کھل کے ہو بھی نہیں سکتی. لہذا اگر کوئی مس کمیونیکیشن ہوتی ہے تو ان حالات کی وجہ سے. تو سر یہ ایک انٹرویو بھی آیا ہے وہ مہدی حسن صاحب جو ہیں امریکی صحافی ان کا، تو وہ تو انہوں نے سوال بھی بھیجے، ان کے پھر جواب بھی آ گئے، تو آپ تو کہہ رہے ہیں کہ کمیونیکیشن ہو نہیں سکتی، تو پھر یہ انٹرویو میں سوال کیسے چلے گئے اور جواب کیسے آ گئے، وہ باہر کیسے چلا گیا، وہ چھپ کیسے گیا؟ یہ اس کو ذرا سمجھائیے کہ یہ کیسے ممکن؟ اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اس میں بہتر ہے کہ یہ رؤف حسن صاحب چونکہ پارٹی کے جو ہے انفارمیشن سیکرٹری ہیں وہ بتا سکیں. ٹھیک ہے. تو سر یہ اس وقت جو یہ بھی بعید ہے کہ شاید یہ ٹویٹر اکاؤنٹ بند کرنے کے لیے حکومت استدعا کرے، پھر اس کے علاوہ اور سنگین کیسز بنائے جائیں گے، تو یہ تو ایک پینڈورا باکس بند ہوتا ہے تو پھر دوسرا کھل جاتا ہے. یہ آپ کو کیس آگے جا کر لگتا ہے کہ سنگین نوعیت اختیار کر سکتا ہے؟ دیکھیے ان کی تو نیت یہی ہے کہ ہاں صاحب کو الجھایا جائے، ان کو پھنسایا رکھے اور ان کی قید لمبی کی جائے، اور یہ ساری بات بڑی واضح ہے. تو وہ وکٹمائزیشن جو چل رہی ہے پچھلے 2 سال سے اور بالخصوص 9 مئی کے پچھلے سال کے بعد، تو وہ تو بڑی واضح ہے. ہر معاملے کو ٹوسٹ کریں گے اور کر کے اس میں خان صاحب کو پھنسانے کی کوشش کریں گے، ان پر الزامات لانے کی کوشش کریں گے، ان پر مقدمات بنانے کی کوشش کریں گے، مقدمات کو سلسلہ میں ڈالنے کی کوشش کریں گے. یہ تو چیز سب کے سامنے ہے، کوئی چیز لکی چھپی نہیں ہے کہ کس انداز سے ان کی وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. سر یہ جو کبھی ٹویٹس وغیرہ ہوئی ہیں اس کی کیمپین کی، چلو کانٹیکس کو ایک طرف رکھیں، اس کی ٹائمنگ کے حوالے سے مطلب آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایڈوائز کرتے ہیں کہ اس وقت ایسی کیمپین چلانی چاہیے ہے ایز اے پارٹی ممبر؟ نہیں، کیسی کیمپین؟ سر وہ جو ٹویٹ ہوئی ہے ویڈیو، اس کو حکومت سمجھ رہی ہے کہ باقاعدہ کی کیمپین چلائی جا رہی، مطلب آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت یہ ٹویٹ جو ہے یہ ٹھیک ہے، اس کو اگر ہو گئی ہے تو یہ کوئی کیمپین کا حصہ نہیں ہے، ایک اوپینین ہے، ایک موقف ہے، اور اس کا پیچھے مقصد وہ نہیں ہے جو دیا جا رہا ہے، اور جس طرح سے اس کے ذریعے کوشش مزید مقدمات بنانے کی اور عمران خان صاحب کو اور انوالو کرنے کے مقدمات میں کی جا رہی، وہ بالکل غلط ہے. لیکن ایک اوپین کا ایکسپریشن ہے جس سے ہر سمجھدار آدمی کو، حکومت کو اور جو لوگ برسر کو سمجھ آنی چاہیے کہ کبھی بھی الیکشنز کے ریزلٹس کو ڈسٹارٹ نہیں کرنا چاہیے اور الیکشن ریزلٹس کو قبول کرنا چاہیے اور اس کے مطابق ہی آگے عمل درآمد ہونا چاہیے. صحیح، بہت شکریہ. حامد خان صاحب سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف کے ہمارے ساتھ موجود تھے. وہ کہ جو ٹویٹ کی گئی ہے وہ اس سے کسی کیمپین کا ایسا نہیں سمجھتے ہیں، اور وہ کیا وہ عمران خان صاحب کی مرضی سے ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے اس کے بارے میں وہ حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتے. بہرحال ان کو اس پرابلمیٹک نہیں لگ رہا اس ٹویٹ کے اندر کچھ. بریک پہ جائیں گے. جب واپس آئیں گے تو کیا نون لیگ کے ہاتھ سے اسلام آباد کی نشستیں نکلنے لگی ہیں؟ الیکشن ٹریبیونل کی جو ابھی تک کی ہیئرنگز ہے بڑی دلچسپ اس کا سٹیٹس ہے، اور ٹریبیونل نے کہا ہے کہ اگلی مرتبہ اگر بیان حلفی جمع کراتے ہیں یا نہیں کراتے اس کے باوجود ایک یک طرفہ فیصلہ جاری کر دیا جائے گا. بریک کے بعد پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक जी। इस्लामाबाद की जो नशिस्तें हैं कौमी असम्बली की, किसके पास रहेंगी? क्या ये मुस्लिम लीग नून के हाथ से निकलती जा रही हैं? ट्रिब्यूनल्स के अंदर जो केसेस मौजूद है उसमें से बड़ा अहम ये केस है। इंटरेस्टिंग भी इसलिए है कि एक तो ये हाई प्रोफाइल भी है, इसकी चूंकि ये इस्लामाबाद में भी है, इसकी कवरेज भी होती है, लेकिन इसमें ट्रिब्यूनल्स ने बड़ा इंटरेस्टिंग कुछ ऑर्डर्स दिए हैं। क्विकली आपको बताएं कि इस्लामाबाद के हल्कों के लिए कायम जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है, इसके जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने NA 46 और NA 48 में मुबैना धांधली के खिलाफ अपीलों पर समाअत की और अदालत ने केस की समाअत 6 जून तक मुलतवी करार दी और उसके बाद कहा कि तमाम फरीकैन फॉर्म 45 समेत पेश हों, फिर भी जो नहीं आएगा उसके बाद एक यकतरफा कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। केस की अभी तक समाअतें कितनी हुई हैं और अदालत इतना एक्सट्रीम ये कदम क्यों ले रही है? पहली समाअत जी 2 मई को हुई, फिर 20 मई को हुई, फिर 29-30 वो जर्न करके इसको एक ही समाअत के तौर पे पढ़ा जाए हुई और अगली समाअत 5 जून को होने वाली है। चूंकि ये 3 मुख्तलिफ हल्के हैं तो 5 और 6 जून को इनका जो फैसला है वो हो जाए। दरखास्त गुजार जाहिर सी बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केस में अभी तक इल्तवा हुआ क्यों, ये जरा गौर से इसलिए देखिए क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो बाकी ट्रिब्यूनल्स के अंदर केसेस हैं मोर और लेस उसमें यही पैटर्न रिपीट होगा, लेकिन चूंकि ये पब्लिक और मीडिया में रिपोर्ट हो गया तो जरा देखिए कि केस में इल्तवा में डाला कैसे जाता है। रिटर्निंग अफसर साहब 3 मरतबा अदालत में पेश नहीं हो सके, फिर फाइनली जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने रिमार्क्स दिए कि आज भी अगर रिटर्निंग अफसर पेश नहीं हुए तो कल वाला ऑर्डर है, यानी कि वो पेश हो वरना एक तरफा फैसला सुना दिया जाएगा। साथ साथ एक जुर्माना लगाया। सर जुर्माने की रकम देखिए 15,000 का जुर्माना है जी, मामूली सा, वो पता नहीं रियासत के पास से जाएगा, रिटर्निंग अफसर साहब खुद देंगे, तो ये सजा है आपकी इस ट्रिब्यूनल में वक्त पे पेश न होने की। आगे से इल्तवा का दूसरा रीजन क्या है? NA 46 से जो लीगी उम्मीदवार अंजुम वकील हैं वो अपना बयानी हल्फी जमा नहीं करवा रहे हैं। इसी तरीके से NA 47 से तारिक फजल चौधरी साहब जब उनसे जवाब मांगा जा रहा है वो अपना जवाब जमा नहीं करवा रहे। NA 48 से लीगी रहनुमा राजा खुर्रम नवाज साहब भी अपना बयानी हल्फी जमा नहीं करवा रहे। इस दौरान जो एक डेवलपमेंट हुई है वो NA 48 में मुबैना धांधली के खिलाफ अपील की समाअत के दौरान जो आजाद उम्मीदवार है मुस्तफा नवाज खोखर साहब और PTI के उम्मीदवार अली बुखारी साहब के फॉर्म 45 आपस में मैच कर गए। TLP के उम्मीदवार के भी फॉर्म जो 45 है वो मोर और लेस वो मैच किए हैं। सो इलेक्शन कमीशन ने भी अपने जो फॉर्म 45, 46, 47 की सर्टिफाइड कॉपी अदालत में जमा करवा दी है। सो केस में नून लीग के जो उम्मीदवार है अभी तक वो जवाब जमा नहीं करवा रहे। क्यों नहीं करवा रहे जी? जब बार बार उनसे पूछा गया तो उनकी तौजीह कुछ ये है। साहब अभी तक आपके फॉर्म 45 सामने नहीं आए, आपके मुखालिफ कैंडिडेट दुनिया के सामने आए हुए हैं भाई। इस हवाले से जाली बना के तो सारी मीडिया के ऊपर फैला रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर। साहब आपने कहा कि फॉर्म 45 आपके पास आ गए तो अभी तक आप क्यों छुपा रहे हैं? क्यों छुपा रहे हैं आप लोग? आपको देने का पाबंद नहीं हूँ, जब वोट देगी आप नहीं कर। सो वो कह रहे हैं कि अदालत को देने के रिपोर्टर्स को देने के पाबंद नहीं है, लेकिन अदालत को तो देने के पाबंद है। अदालत तो बार बार बुला रहे हैं ट्रिब्यूनल, वो वहां पर नहीं जा रहे हैं। फाइनली अगर एक तरफा फैसला आ जाएगा और 2 अपोजिंग कैंडिडेट्स की फॉर्म 45 मैच कर गए हैं, आपके फॉर्म 45 है नहीं वहां पे, तो फिर क्या फैसला आएगा? फैसला कुछ ही आएगा जी जो शुएब शाहीन साहब की प्रेडिक्शन है। उनको डर है, खौफ है कि फॉर्म 45 अगर ले आएंगे तो टेम्पर्ड होंगे तो जेल जाएगा। और दूसरी बात यह है कि वो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता चुका है कि नहीं जनाब ये है वो फॉर्म 45। मेरा ख्याल है कि अब उसको लाने पड़ेंगे और अगर वो नहीं लाएगा उनको फाइनल अपॉर्चुनिटी दे दी है कि अगर वो नहीं जमा कराएंगे अपने फॉर्म और जवाब तो उनके खिलाफ एक्स पार्टी आर्डर। केस चूंकि हाई प्रोफाइल है, ये खाली एक नशिस्त का मामला नहीं है। इस मतलब कि जो इस्लामाबाद की जो पूरी बेल्ट है वो तमाम नशिस्तें उसके बाद उन पे सवालिया निशान आ जाएगा और अगर ये केस में समहाउ ये नशिस्तें रिवर्स हो जाती हैं तो जो बाकी ट्रिब्यूनल की केसेस हैं उन पे भी दबाव पड़ सकता है। लाहौर की नशिस्तें जिसमें सलमान अकरम राजा साहब बड़ी एक्टिवली परसू कर रहे हैं, वहां पर भी नताइज जो हैं फिर उन पे फर्क पड़ सकता है। सो ये इसलिए एक टेस्ट केस है। मुस्तफा नवाज खोखर साहब सीनियर सियासतदान खुद भी NA 48 से जो कैंडिडेट थे अपने फॉर्म 45 लेकर गए, वो फॉर्म 45 मैच भी कर गए। मुस्तफा साहब आप अपने वकील के जरिए जो फैसल चौधरी साहब हैं गालिबन या ने अपने फॉर्म्स भेजे भी, सो इसका फैसला अब अगली समाअत तक होता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे ये ला क्यों नहीं रहे फॉर्म्स अपने? मारिए वो एक कहावत है कि एक झूठ को छुपाने के लिए आपको फिर 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं। अभी इस वक्त अदालत के अंदर जो मामला दरपेश है कि मेरे और अली बुखारी साहब के और जो दीगर उम्मीदवार हैं इस्लामाबाद से जिनमें TLP के उम्मीदवार भी शामिल हैं, हम सारों के पास एक सेट है फॉर्म 45 का। बाद में रद्दबदल करके फॉर्म 47 इशू किए गए। अब जाहिरी बात है जब आप 7 बयान हल्फी जमा कराएंगे तो आपको खुदा को हाजिर नाजिर जानकर यह भी कहना पड़ेगा कि जनाब ये जो मैं फॉर्म 45 जमा करा रहा हूं ये ठीक
जमा करा रहा हूं। तो दूसरी चीज कि जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं वो क्यों नहीं आ रहे, क्यों उन्हें 15-15 हजार रुपए जुर्माना हुआ, 3 तारीखों पर वो नहीं आए। वो एक सरकारी अफसर है, उस वक्त उन्होंने एक काम तो कर दिया, लेकिन आज उसका दिफा कैसे करेंगे कि जब हमारे पास एविडेंस मौजूद है और उस एविडेंस की मौजूदगी में जब जज साहब ने कोर्ट के अंदर मैच किया तो हमारे फॉर्म 45 सारे एक थे, उनके ऊपर रिटर्निंग ऑफिसर्स जो हैं और दीगर सरकारी जो अफसरान हैं, अब उनके ऊपर फौजरी का इल्जाम लगेगा। और मैं तो रिकमेंड किया है अपने वकला को, फैसल चौधरी साहब को और जो अली बुखारी साहब और शोएब शाहीन साहब हैं, कि एक सीएम मूव करें कोर्ट के अंदर, सीएम मूव करें कि अगली तारीख से पहले कि जिसके अंदर सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट को भी पार्टी बनाया जाए कि ये जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, क्योंकि ये फौजरी में मुलव्वस पाए गए हैं और ये जो ट्रिब्यूनल की जजमेंट है वो इस चीज को साबित करेगी इवेंचुअली, तो ये इनके एसीआर्स का हिस्सा बनाया जाए और इनके खिलाफ जो महकमाना कार्रवाइयां हैं अंडर एस्टा कोड वो इनके खिलाफ शुरू की जाए। क्योंकि ये जिस दिन दिहाड़े इस्लामाबाद के लोगों के मैंडेट के ऊपर आपने डाका मारा, बिलाशुबा कि उस इलेक्शन के अंदर मैं नहीं जीता, मैं अपनी हार को बड़ा एक ऑनरेबली डिग्निफाइड तरीके से तस्लीम करता हूं, लेकिन जो लोग जीते उनको कौमी असेंबली में इस्लामाबाद की तर्जुमानी करनी चाहिए। जो लोग नोटिफाई किए गए उनके पास मैंडेट नहीं है, वो इस्लामाबाद के लोगों की तर्जुमानी नहीं कर सकते। तो ये जो केस है ये कंक्लूजन की तरफ भी जल्दी जाएगा, नंबर 1, और नंबर 2 इसके नतीजे में यही टेम्पलेट पूरे पाकिस्तान में इस्तेमाल होगी। ये इंपॉर्टेंट बात है। चल पे क्विकली, क्योंकि यही तरीके कार जो बाकी ट्रिब्यूनल्स हैं उसके अंदर भी हम देख रहे हैं रेप्लिकेट हो रहा है, तो क्योंकि हर जगह कहानी तो एक ही एग्जैक्टली रिटर्निंग अफसरान जब आते नहीं है तो क्या रीजन क्या देते हैं कि वो नहीं आ रहे, वो बिजी हैं, क्या है? बस वो रीजंस घड़ लेते हैं कि जी फलानी मीटिंग में गए, फलानी मीटिंग में गए, और हालांकि ट्रिब्यूनल हाई कोर्ट का जज एक बैठा हुआ है, आप उसके सामने ये नहीं कर सकते, आपको हर सूरत वहां पर होना है। और ये टेम्पलेट पूरे पाकिस्तान में इस्तेमाल होगा इसलिए कि पूरे पाकिस्तान में एक ही तरह की कहानी हुई है। फॉर्म 45 एक अलग तस्वीर पेश कर रहे हैं और फॉर्म 47 जिस तरीके से इशू किए गए, कंप्लीट जालसाजी के साथ इशू किए गए, वो अब साबित करेंगे कि ये जो फॉर्म 47 हमने इशू किए दोनों में से एक गलत है, या हम लोग गलत हैं, 4, 5, 6 उम्मीदवार जिनके पास हमारे फॉर्म 45 हैं, या इलेक्शन कमीशन गलत है और ये जीतने वाले उम्मीदवार गलत है। ये फैसला तो होगा फिर, ठीक बात है। तो और इस फैसले के नतीजे में ये पूरे पाकिस्तान के अंदर जहां पर वारदात एक ही तरीके से डाली गई है, ये हर जगह सीटें उड़ेंगी इंशाल्लाह। सो अभी अगली पेशी पे हम जो अगली हियरिंग है उसके ऊपर हम क्या एक्सपेक्ट करें? तो बयान हल्फी लाने के लिए अल्टीमेटम दे दिया है, तो बयान हल्फी जमा करवाएंगे, तो फैसला तो अगली हियरिंग पे आने क्या एक्सपेक्टेड है, या कोई अगर बयान हल्फी आ जाता है तो फिर थोड़ी सी और इस पे डिलिब्रेशन होगी और उसके बाद फैसला है? देखिए, जो लीगल प्रोसेस है उसमें तो अभी महीना 1.5-2 इतना टाइम लग सकता है, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा देर भी नहीं होगी, क्योंकि एक जज साहब हैं और उनके सामने 3 केसेस हैं। पंजाब के अंदर सूरत हाल मुख्तलिफ है और पंजाब में बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है इस वक्त कि हुकूमत ने जो ऑर्डिनेंस लाया उस ऑर्डिनेंस के जरिए उन्होंने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के इख्तियार के ऊपर ज़र्ब लगाई। उन हुकूमत बज़िद है कि जो जजेस उन्होंने अपॉइंट किए इलेक्शन ट्रिब्यूनल में वो ना हो वहां पर। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने ऑनरेबल डिग्निफाइड लोग उस ट्रिब्यूनल में अपॉइंट किए थे जिनको हुकूमत मानने के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए ऑर्डिनेंस लेकर आए। तो अब जुडिशरी, अब लाहौर हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और हुकूमत अब वहां पर भी आमने सामने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी हुकूमत और जुडिशरी आमने सामने, फिर जो वजीर आजम ने तकरीर की काली भेड़ों वाली, तो अब ये माहौल एक ऐसा बनाया जा रहा है कि जिसके अंदर जो जुडिशरी है उसको काम करने की स्पेस नहीं दी जाएगी। और हम शायद ये भी तवक्को करते हैं कि इस्लामाबाद के केसेस के लिए भी ये इस तरह की कोई ना कोई हरकत कर सकते हैं, लेकिन उसको हम फाइट आउट करेंगे। आप ट्रिब्यूनल्स को तय करने दें, अगर आप वाकई जीते हैं तो बस 100 बिस्मिल्लाह, किसी को क्या एतराज है। लेकिन जो हालात इन्होंने इस वक्त मुल्क के अंदर बना दिए, ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इस हद तक आगे ले जाएंगे, जुडिशरी हुकूमत जो कॉन्फ्लिक्ट है कि उसके अंदर फिर हुकूमत अपनी खैर मनाए। हुकूमत ने मामला ठंडे करने होते हैं, हुकूमत ने निजाम चलाना होता है। अगर गवर्नमेंट बनी है, अगर ये समझते हमने 5 साल मुकम्मल करने हैं, तो इसमें जो भी क्राइसिस है उसको कम करने का जिम्मेदारी हुकूमत की होती है। ये एक अनोखा केस है जहां पे वो इसको बढ़ावा दे रहे हैं। ये जो फैसला है कि इसके नतीजे में पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं? री इलेक्शन इन तीनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर, या ये जो फॉर्म 45 जो फॉर्म 45 जो ओरिजिनल रिजल्ट जो पेंट कर रहे हैं वो लोग नोटिफाई होने चाहिए। अगर उनके फॉर्म 45 और फॉर्म 47 जाली साबित होते हैं, फौजरी उनके अंदर हुई भी है, तो फिर वो लोग तो हकदार नहीं होंगे कौमी असेंबली में बैठने का। तो ट्रिब्यूनल तो उनके खिलाफ फैसला देगा और इन लोगों को नोटिफाई करेगा, अली बुखारी साहब को नोटिफाई करेगा, मुगल साहब को और शोएब शाहीन साहब को।
ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر یہ اپیل میں بھی جا سکتے ہیں یہ لوگ, ظاہری بات ہے یہ پھر وہ اپیل کس کا فورم پہ جائیں گے؟ اختیار یعنی کہ ابھی اگر ہم اس کو بات دیکھیں تو اگلے 3 سے 4 مہینے ابھی اس پہ قانونی طور پہ فیصلہ آنا, پھر اپیل میں جانا, پھر مزید آگے معاملہ بڑھنا. دیکھیں فیصلہ تو ٹریبیونل نے کر دینا ہے. ٹریبیونل نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے اس کے خلاف اگر وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ان کے فارم 45 جعلی ہیں, فارم 47 ایک غلط طریقے سے ایشو کیا گیا, تو مسلم لیگ نون کے جو امیدوار ہیں جو نوٹیفائی کیے گئے ہیں ان کے پاس یہ حق ہوگا کہ وہ سپریم کورٹ میں اپیل کریں, اور اس اپیل کے لیے وہ وہاں پر سٹے کی بھی استدعا کر سکتے ہیں کہ جناب جب تک یہ سپریم کورٹ یہ فیصلہ سن نہیں لیتی تو اس وقت تک ہمارا سٹے جاری رہے. لیکن موجودہ جو حالات ہیں اس کے اندر مشکل ہوگا, اور لیکن پھر ساتھ ہی ساتھ پاکستان میں ایسی اگزامپلز بھی موجود ہیں کہ جہاں پر سالہ سال کیسز سپریم کورٹ کے اندر پڑے رہتے ہیں اور پھر ان کے فیصلے نہیں ہوتے اور ٹرم بھی ختم ہو جاتی ہے. ڈپٹی اسپیکر ہمارے اسٹے کے اوپر تھے, ایک وزیر اعلیٰ صاحب اسٹے کے اوپر تھے, شہباز شریف صاحب 2013 کے اندر اسٹے پہ تھے نا جب وزیر اعلیٰ بنے, پوری 5 سال حکومت ان کی اسٹے پہ رہی ہے. تو ہماری کوشش تو یہی ہوگی کہ سب سے پہلے جو فورم ہمارے سامنے ہے, جو ٹریبیونل کا فورم ہمارے سامنے ہے, وہاں پر ہم یہ کیس جیتیں, اور کیس جیتنے کے بعد پھر سپریم کورٹ اگر وہ جاتے ہیں تو وہاں پر بھی فائٹ آؤٹ کریں گے, اپنا موقف کورٹ کے سامنے رکھیں گے کہ جناب یہ جعل سازی کی صورت میں آپ ان لوگوں کو جن کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے اسٹے دینے کی صورت میں لوگوں پر نہیں تھوپ سکتے. اسلام آباد کے لوگوں کو آپ ان کی نمائندگی کے حق سے محروم نہیں کر سکتے. جن کو لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے, خواہ ہمیں نہ پسند ہو, میں بھی ان کا مخالف ہوں, لیکن ہمیں سر تسلیم خم کرنا چاہیے, لوگوں کے مینڈیٹ کو تسلیم کرنا چاہیے. اور مجھے امید ہے کہ اس طرح اس معاملے کو مزید نہیں لٹکایا جائے گا اور جلد از جلد فیصلہ کر کے لوگوں کا مینڈیٹ انہیں لوٹایا جائے گا. ابھی آج ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, سپریم کورٹ کا فل بینچ جو ہے وہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ ابھی کرنے کے لیے جا رہا ہے. تو پی ٹی آئی سے میں نے جب سوال پوچھا تو ان کا کہنا تھا کہ چیف جسٹس کی سربراہی کے اندر ہی بینچ ٹھیک ہے, وہ اس سے مطمئن ہے. حالانکہ ویسے وہ خود پٹیشن بھی لے کر گئے ہوئے تھے کہ کیسز نہیں سننے چاہیے. سو یہ جو 13 رکنی بینچ ہے یہ ایک فیصلہ کرنے جا رہا ہے مخصوص نشستوں کا. حکومت کی 2/3 اکثریت کا ادھر بھی خدشہ ہے کہ سوال بڑا سادہ سا ہے کہ ایک جماعت سے آپ نے الیکشن سمبل لے لیا, اس باقی جماعتیں جو سیٹیں جیتی ہیں ان کو اپنے حصے سے زیادہ نشستیں کیسے مل سکتی؟ ایک جماعت کے پاس اگر وہ سیٹیں 3 جیتی ہے لیکن اس کو 5 مخصوص نشستیں مل گئی ہیں, یہ تو پھر پورے بیلنس ٹپ کرنے والی بات ہے. تو یہ جس طرح انہوں نے سسپینڈ کیا سپریم کورٹ نے, میرے خیال سے تو ٹھیک سسپینڈ کیا انہوں نے, اور یہ فل کورٹ جب بیٹھے گی تو اگر فیئرلی دیکھیں, قانون کی نظر سے دیکھیں تو یہ سیٹیں حکومت کے پاس نہیں جانی چاہیے. 2/3 اکثریت سے حکومت محروم ہوتی ہے, اور اس 2/3 اکثریت اگر ان کے پاس اویلیبل ہوتی تو اس کے نتیجے میں جو آئین کے ساتھ انہوں نے کھلواڑ کرنا تھا اس کی بہت سی ایسی لیجسلیشنز ہیں کہ جن کے بارے میں افواہیں ہیں کہ حکومت لے کے آنا چاہتی ہے, اور اگر وہ ایک ایسے مینڈیٹ کی بنیاد پر آئین کے ساتھ کھلواڑ کرتی ہے جو کویسچنیبل مینڈیٹ ہے, تو کورٹس کا پھر یہ فرض ہے کہ اس کے اندر دیکھیں, اور وہاں پر اگر کوئی ایمبیگوٹی ہے, غلط طریقے سے وہ مینڈیٹ حاصل کیا گیا ہے تو اس کو درست بھی کریں. صحیح, بہت شکریہ. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. حکومت کی پرائیورٹیز جی ان کی اگر آپ گزشتہ ایسا کریں پچھلے 3 مہینے کی پریس کانفرنسز اٹھا کر دیکھیں, ملک کو اصل مسائل کیا درپیش ہیں اور ان کی پریس کانفرنسز کے اندر کیا ایشوز ہیں جو ڈسکس کیے جاتے ہیں. لگتا ہے یہ کہ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ صرف ایک ہی ہے, اور وہ ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے قانون سازی کرنا ہے, سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنا. حکومتی وزیر ہو, کوئی سیمینار ہو, کوئی کسی گیدرنگ میں ہو, کہیں میڈیا ان سے سوال پوچھے تو وہ سوشل میڈیا کے بارے میں جو تشویش کا اظہار کرتے, ذرا یہ کٹلی سن لیجیے. سوشل میڈیا ہے, اس کو ایک فری فار آل ٹول بھی نہیں بنا سکتے کہ سوسائٹی کے اندر اس کو انارکی پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا. انٹروڈکشن آف سوشل میڈیا اوور لاسٹ decades or so all over the world, and I think it has given a new tool or new weapon in the hands of extremists to spread not only the violence through weapons or guns, but violence through thoughts and behavior also. ایک سوشل میڈیا میں کی وجہ سے سچ اور جھوٹ کی لائن ختم ہو گئی ہے. کچھ لوگ ہیں بیرون ملک بیٹھے ہیں, پاکستان میں بیٹھے ہیں, جو صبح اٹھتے ہیں اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے آج پاکستان میں کیوس پھیل جائے, ہر طرف تباہی ہو جائے, اور وہ فیک نیوز کے ذریعے, فالس پروپیگنڈا کے ذریعے یہ معاملات کرتے ہیں. غدار یوٹیوبرز کو پیٹرونائز کیا گیا کہ وہ پورے پاکستان کا نقشہ جو ہے پوری دنیا میں غلط کھینچے اور ہمارے نوجوان نسل کے ذہنوں میں زہر اگوئیں. وزیر دفاع ہوں, پلاننگ کے وزیر ہوں, انفارمیشن منسٹر ہوں, یا ویسے ہی جو مختلف عہدیداران ہوں, ان کی پریس کانفرنسز سنی اور اس ملک کے جو حقیقی مسائل ہیں ذرا ان کی طرف بھی نظر دوڑائی.
किसान इस मुल्क में अपनी गंदम नहीं बेच पाया, वो रुल रहा है। एक बजट आने वाला है जो कि IMF की शराइत के बाद इतना कड़ा बजट होने वाला है जिससे लोगों के होश उड़ जाएंगे। बिजली की लोड शेडिंग है या बिजली आ नहीं रही है, और अगर आ रही है तो उसकी नर्ख बहुत ज्यादा है। दहशतगर्दी खैबर पख्तूनख्वा में, इसके साथ साथ मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर इसको हंगामी बेसिस पे इसका हमें सामना है और इसका हमें कोई ना कोई मुकाबला भी करना है। लेकिन अगर आप देखें तरजीह तो उस वक्त लग रहा है कि पूरी हुकूमत को सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, या वो कानून साजी करे पंजाब के अंदर, या वो वैसे इस इशू के ऊपर सोशल मीडिया को लगाम डालने की बात करे। सो लगता नहीं है कि 25 करोड़ लोगों का मुल्क के पास कोई इतने बड़े बड़े और मसाइल हैं कि अब उनसे तवज्जो हटाएं और सिर्फ एक ही इशू के ऊपर बात करें। इस वक्त PMLN की हुकूमत जो मुख्तलिफ कवानीन लेके आई, पीका 2 और अब पंजाब के अंदर हत्या इज्जत का बिल, लगता यह है कि अगर सिर्फ इन बिल के नतीजे में ये आवाजें बंद कर दी जाएंगी तो उस मुल्क के सारे मसाइल सॉल्व हो जाएंगे। बिजली भी सस्ती हो जाएगी, वक्त पे मिल भी जाएगी, बजट के अंदर सख्तियां भी नहीं आएंगी, दहशतगर्दी भी खुद ही कहीं ना कहीं जो है उस पे कमी हो जाएगी। सिर्फ एक मसला है इस मुल्क में फिलहाल, और अगर उस पर काबू पा लिया जाएगा तो बाकी सारे मसले खत्म हो जाएंगे। बज़ाहिर हुकूमत की अप्रोच से तो यही लगता है। प्रोग्राम का खत्म हो गया। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।